हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़े थे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आपका है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। PQT इसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, इसने क्या बताया वो हमें समझना है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्चुअली क्या कहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब देखिए, समझ में आपको आएगा। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में आपको मैक्सवेल ने ये बताया कि किसी भी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन कंटिन्यूअसली इमिट होता है, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा और साथ ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है, और उसका स्पीड नियरली लाइट के स्पीड के बराबर होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वो सभी मीडियम में पास कर सकता है, चाहे स्पेस हो या कोई डेंस मीडियम हो, सभी में वो पास करेगा। ये सब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पढ़े थे, जिससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, वो सब वेव नेचर शो करता है। वेव नेचर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी रेडिएशंस के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और वहां बताया गया था उसमें कि किसी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन कंटिन्यूअसली इमिट होता है, कंटिन्यूअसली इमिट होता है। ठीक है, लेकिन प्लैंक्स ने क्या कहा वो समझो। प्लैंक्स ने कहा कि किसी भी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन कंटिन्यूअसली इमिट नहीं होता है। बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहता है कि रेडिएशन कंटिन्यूअसली इमिट होता है, एनर्जी का लाइन होता है वहां पर। ठीक है, जबकि प्लैंक्स ने क्या कहा कि रेडिएशन कंटिन्यूअसली इमिट ना होकर डिसकंटिन्यूअसली इमिट होता है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में है। वो कंटिन्यूअसली ही, लेकिन वो एक एनर्जी का लाइन ना होकर के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम बल्ब जलाते हैं, या सनलाइट है, या किसी बॉडी को इतना हीट कर दिया है आयरन रॉड को कि रेड हॉट हो जाता है ना, या गामा रे, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हम बात करें, किसी भी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स का बना होता है। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स का, उस छोटे छोटे पैकेट्स का यानी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा जो बहुत ही छोटा वैल्यू होगा। उस एनर्जी के छोटे पैकेट को क्वांटम कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्वांटम। ठीक है, यहां लिखे क्वांटम, इसलिए इस थ्योरी का क्या नाम है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्या बोले सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहता है कि किसी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन कंटिन्यूअसली इमिट होता है वेव्स के फॉर्म में, यानी वो वेव प्रोड्यूस करता है। जबकि प्लैंक्स का ऐसा मानना है कि किसी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन कंटिन्यूअसली इमिट ना हो करके एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में डिसकंटिन्यूअसली इमिट होता है। लेकिन चूंकि वो पैकेट छोटे छोटे लगातार निकलते हैं, मतलब कंटिन्यू एक के बाद एक, एक के बाद एक निकलते रहते हैं, तो जैसे लगता है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन में है ना। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है कोई जहां से एनर्जी निकल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहता है कि यहां से जो रेडिएशन निकला, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है। ये पॉइंट है जहां से रेडिएशन निकल रहा है, वो कंटिन्यूअस है। एक ही एनर्जी का लाइन है, ये सिंगल लाइन है एनर्जी का। ठीक है, जबकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है कि किसी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है ना। ये आप समझ रहे हैं? यहां पर हमने छोटे छोटे पैकेट्स को यहां बनाने का कोशिश किया है। ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक कंटिन्यूअस सटा हुआ है तो लगेगा जैसे कंटिन्यूअस टाइप है, लेकिन ये एनर्जी का एक लाइन नहीं है,
बल्कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पैकेट्स हैं। ये छोटे छोटे जो पैकेट है, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, इसी छोटे छोटे पैकेट को प्लैंक्स ने क्वांटम कहा। अब दोनों में फर्क पता चल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है, किसी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन कंटिन्यूअस इमिट होता है। एक लाइन है वो एनर्जी का, सिंगल लाइन है एनर्जी का, जो कि वेव प्रोड्यूस करता है ना। ये वेव प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए आगे की दिशा में बढ़ता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, प्लैंक्स का क्या कहना है कि रेडिएशन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गलत नहीं है, हम गलत नहीं कह रहे, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे ऐसे फिजिकल फिनोमेनन हैं जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से ही क्लियर होता है, और बहुत सारे ऐसे भी फिनोमेनन हैं जो इससे क्लियर नहीं होगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से क्लियर होगा। तो दोनों थ्योरी अपने जगह पर सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी सही है, वो कहता है रेडिएशन वेव नेचर शो करता है, अच्छी बात है, बिल्कुल शो करता है। तो ही तो बहुत सारा ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे ये पता चलता है कि रेडिएशन वेव नेचर शो कर रहा है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फिजिकल फिनोमेनन भी हैं जो कि वेव नेचर नहीं दर्शाता है, बल्कि वो रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को दर्शा देता है ना। जैसे बताए थे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इस तरह के जो भी फिजिकल फिनोमेनन हैं वो सब रेडिएशन के वेव नेचर को दर्शाता है। जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ये सब जो है रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को दर्शाता है। तो दोनों अपने अपने जगह पर सही है, दोनों अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिए हैं रेडिएशन के बारे में। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, प्लैंक्स ने क्या कहा कि किसी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन कंटिन्यूअसली इमिट ना होकर के डिसकंटिन्यूअसली इमिट होता है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, जिसे क्वांटम कहते हैं। एनर्जी के प्रत्येक पैकेट को, प्रत्येक एक पैकेट एक क्वांटम कहलाएगा, जिसका एनर्जी काफी छोटा होगा। ये एनर्जी का कहिए सबसे छोटा बंडल है, पैकेट है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग यहां पर लिखेंगे, है ना, कि ये क्या बताया मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, चलो इसके पॉइंट्स तो हम लोग लिखते हैं, हम बता रहे हैं, आप लिखते चलिए। द रेडिएंट एनर्जी, लिखो, द रेडिएंट एनर्जी, द रेडिएंट एनर्जी, है ना, इमिटेड, ठीक है, इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, है ना, नॉट कंटिन्यूअसली, नॉट कंटिन्यूअसली, not continuously but discontinuously, but discontinuously, है ना, in the form of, in the form of, in the form of a small discrete, a small discrete packets of energy, a small discrete packets of energy, a small discrete packets of energy, है ना। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। ये प्लैंक्स ने क्या बताया, द रेडिएंट एनर्जी, यहां ए होगा, ठीक है, द रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। यहाँ दोनों बात है, इमिशन को भी दर्शाया गया है, एब्जॉर्प्शन को भी, कि किसी भी बॉडी से एनर्जी अगर इमिट हो रहा है या कोई बॉडी है जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों स्थिति में सोचना है। अगर कोई बॉडी है जो अपने से एनर्जी को इमिट कर रहा है तो वो भी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकाल रहा है। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई बॉडी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो सामने अगर कोई दूसरा बॉडी है जो एनर्जी गेन कर रहा होगा, तो अंडरस्टूड है कि जिस तरह से हम रिलीज किए होंगे उसी तरह से वो गेन किया होगा। प्रैक्टिकल सोचने वाली बात है कि मान लो यहाँ पर हम खड़े हैं और वहाँ कोई दूसरा आदमी खड़ा है, ठीक है, और सपोज करो कि हम यहाँ पर छोटे छोटे पैकेट्स को रिलीज कर रहे हैं, भेज रहे हैं उसकी तरफ, ठीक है, तो अंडरस्टूड है अगर हम एक पैकेट भेजेंगे तो उसको एक ही पैकेट रिसीव होगा, अगर हम 10 पैकेट भेजेंगे तो 10 पैकेट रिसीव करेगा।
आ रही है ना बात समझ में? तो जितना यहां से इमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो अगर हम इमिट कर रहे हैं छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, सीधी सी बात है, दूसरा कोई बॉडी अगर एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो वो भी उसी प्रकार छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर रहा होगा। क्लियर है? तो रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है कि एक बार उसको ऐसे चला गया, एक लाइन में एनर्जी नहीं सप्लाई हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। चूंकि वो पैकेट्स इतने फास्ट निकलता है, इतने तेजी से निकलता है कि लगेगा कि वो कंटिन्यूअस है, कि एक के बाद एक के बाद एकदम सटा हुआ है ना। ऐसे समझो, ये कोई पॉइंट है, तेजी से यहां से निकल रहा है बॉल, एनर्जी के पैकेट्स इस प्रकार एकदम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे से निकलते जा रहा है। दिख रहा है ना आपको? लग रहा है ना लगातार है, लेकिन ये क्या एनर्जी का एक लाइन है? नहीं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। क्योंकि इतना तेजी से निकलते हैं, फास्टली ये मूव करते हैं कि एकदम इसके बीच में स्पेस नहीं रहता है, लगातार ये निकलता हुआ दिखेगा आपको। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है। यानी प्लैंक्स ने कहा कि कोई भी बॉडी में जो एटम है या मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ही एनर्जी रिसीव करते हैं या एनर्जी इमिट करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर दूसरी बात भी लिख सकते हैं, लिखिए, प्लैंक सजेस्टेड दैट, ठीक है, क्या इसने सजेस्ट किया? एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुड इमिट और एब्जॉर्ब, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स could emit और absorb, ठीक है, could emit और absorb energy only in a small quantities, energy only in a small discrete यानी छोटे छोटे बंडल्स, क्वांटिटीज, ठीक है। Planck suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy only in a small discrete quantities and not in the continuous manner, and not in the continuous manner। यानी ऊपर जो बात लिखा हुआ है ना, उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रेडिएंट एनर्जी इमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा वो कंटिन्यूअसली ना होकर के डिसकंटिन्यूअसली होता है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। वही बात यहां लिखे हैं कि प्लैंक सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन स्मॉल डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन द कंटिन्यूअस मैनर। ऐसा नहीं कि एक बार वो एक लाइन एनर्जी रिसीव कर लिया या निकाल दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यूअसली तो गेन कर रहा है या इमिट भी कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। वो पैकेट्स इतने फास्टली निकलते हैं, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी जितना पैकेट रिलीज करेगा, अंडरस्टूड है, सामने वाला बॉडी उतना ही पैकेट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो दिस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, दिस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है ना, आर कॉल्ड क्वांटम। क्वांटम जो है ना, एक पैकेट को कहा जाता है, वन पैकेट, ठीक है। और समझो क्वांटा मतलब मेनी पैकेट, ठीक है, मेनी पैकेट्स। और ये बात समझ में? वहां देखो नहीं दिख रहा है, चलो नीचे लिख देता, मेनी पैकेट्स। एक्चुअली क्वांटम है ना, एक पैकेट को दर्शाता है। क्वांटा बोलेंगे, क्वांटा, तो क्वांटा जो है क्वांटम का प्लूरल हुआ, मतलब कई सारे पैकेट्स, ठीक है। तो इस स्मॉल पैकेट को क्या नाम दिया गया? क्वांटम, है ना। और एक मजे की बात सीखो, इन केस ऑफ लाइट, जो लाइट हम देखते हैं, है ना, इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन, इट इज कॉल्ड फोटोन,
and in case of heat it is called phonon. It is called phonon, है ना। आ रही है बात समझ में? यानी क्वांटम एक कॉमन वर्ड है, किसी भी प्रकार का एनर्जी का पैकेट हो छोटा सा, उसको हम क्वांटम बोलेंगे। लेकिन इसको थोड़ा स्पेशलाइज्ड वर्ड से भी हम लोग जानते हैं कि लाइट के केस में इस क्वांटम को हम लोग फोटोन कहेंगे, फोटोन। और हीट के केस में, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं या कोई हीटेड रॉड है जो अपने से एनर्जी रिलीज करता है, वो भी स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ही रिलीज करता है या स्मॉल पैकेट के फॉर्म में ही हीट एब्जॉर्ब भी होता है। तो हीट के केस में उस स्मॉल पैकेट को एनर्जी के स्मॉल पैकेट को फोनोन कहना है, फोनोन। लाइट के केस में एनर्जी के छोटे पैकेट को फोटोन कहना है, हीट के केस में एनर्जी के छोटे पैकेट को फोनोन कहना है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब सोचो कि एक 100 वाट का बल्ब है, सपोज करो, उसको हमने ऑन कर दिया, बल्ब जलना शुरू हो गया, ठीक है। अब सोचिए वहां पर कि उससे फोटोन भी निकल रहा है, फोनोन भी निकल रहा है। पूछो कैसे? बल्ब जब ऑन किया गया उससे तो लाइट निकल रहा है, तो लाइट एनर्जी जो है उसके पैकेट को हम क्या बोलेंगे? फोटोन। लेकिन आप बल्ब के आसपास हाथ रख के देखिएगा, आपको हीट भी फील होगा, वो हीट भी तो रिलीज करता है, बल्ब को छूने पर गर्म हो जाता है वो। तो गर्म जो हुआ तो हीट जो रिलीज हो रहा है उसके छोटे पैकेट्स को क्या बोलना है? फोनोन। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? इतनी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो अब सेकेंड पॉइंट को हम लोग समझते हैं। प्लैंक्स ने और क्या बताया? प्लैंक्स ने बताया कि जो एनर्जी निकल रहा है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है, उसका एनर्जी जो होगा उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिस जो रेडिएशन इमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके फ्रीक्वेंसी पर ही उसका एनर्जी डिपेंड करेगा। जिस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जितना अधिक होगा, उस रेडिएशन का एनर्जी भी उतना अधिक होगा। इन सब बातों को मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूँ। जब पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर कॉस्मिक रेज, गामा रेज, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, विजुअल रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हमने नाम सुना था। और वहाँ जब सबका हम पूरा डिटेल बताए थे तो लिखे थे, बताए भी थे कि अगर हम कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ते हैं या वायलेट से रेड की तरफ बढ़ते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है जबकि फ्रीक्वेंसी घटता है ना। और कॉस्मिक रेज चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है तो उसका एनर्जी भी बहुत हाई था। हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सभी का एनर्जी भी लिखा था। अब पीछे वाले वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा, वहां पर एनर्जी का वैल्यू मैंने लिख रखा है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक थी, कॉस्मिक रेज का फ्रीक्वेंसी अधिक था तो उसका एनर्जी अधिक था। रेडियो वेव का देखिए आप, फ्रीक्वेंसी कम था तो उसका एनर्जी भी कम था, है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में रिलेशन आया, किसने बताया? प्लैंक ने, ठीक है। प्लैंक ने क्या कहा कि जो एनर्जी होगा स्मॉल पैकेट का वो उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? द एनर्जी ऑफ ईच पैकेट या क्वांटम, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम या ईच पैकेट, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the frequency of the radiation, ठीक है। और ये बात समझ में? the energy of each packet यानी क्वांटम is directly proportional to the frequency of the radiation। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि एनर्जी जो होगा, ठीक है, तो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? या इसको देखो, अब यहां पर जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो हम लोग एक कांस्टेंट देते हैं, वो कांस्टेंट है एच न्यू। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? अब समझते चलो। यहां पर न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी।
ई क्या है, एनर्जी ऑफ क्वांटम, है ना। एच क्या है, वेयर एच क्या है, एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट इसे कहा जाता है ना। और एच का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, सो है ना, एच का वैल्यू पता है क्या होता है, नहीं पता, तो समझो वैल्यू ऑफ एच, एच को प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। बहुत ही छोटा वैल्यू आप देख रहे हैं यहां पर, 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। ये एच का वैल्यू है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें एच का यही वैल्यू बैठाना रहता है, इसे एकदम याद कर लीजिए, एकदम इसे रट जाइए इस चीज को, ठीक है। ये है एच का वैल्यू। अब आगे जितना भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, आगे जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो मेजर टॉपिक सब इस चैप्टर का है, इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का ब्रेन है, हार्ट है, बैकबोन है इस चैप्टर का, उन सभी जगहों पर आपको इस एच के वैल्यू का इस्तेमाल होगा। यानी यहां सीख रहे हैं और आगे इसका फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे इस वैल्यू का, क्लियर है। और देखो एच का और भी वैल्यू सब है, मेन वैल्यू हमारा यही है, मेन वैल्यू यही है, लेकिन जूल में इसको हम अर्ग में लिख सकते हैं, 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -27 अर्ग सेकेंड, क्या लिख सकते हैं 4.136 इंटू 10 टू दी पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। जूल भी एनर्जी का यूनिट है, अर्ग भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, और जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब इंटर रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट चैप्टर जो हम आपको पढ़ाए थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें सारे रिलेशन को हमने लिख रखा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहां पर अब देखो रिलेशन क्या है वो आपको पता है शायद, 1 जूल इक्वल होता है 10 टू दी पावर 7 अर्ग के, ये पता आपको है ना, क्लियर है। और एक चीज और समझो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.06 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल होता है, ठीक है, 1.06 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना के बराबर होता है। ये सब कांस्टेंट है, रिलेशन है, उसी रिलेशन के तहत यहाँ जूल को अर्ग में या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किए हैं। अब इस वैल्यू को, कांस्टेंट्स को डायरेक्ट याद रखिए, कहाँ कब किसका काम पर जाएगा कोई सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए हर चीज को अच्छे ढंग से आपको सीखना है, ठीक है। कांस्टेंट्स वैल्यू सबको याद रखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका। तो ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट, इसे नोट करो, पर पूरे का स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर इसको मिटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा फॉर्मूला में, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अब समझो यहां पर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू एच इंटू सी बाय लैम्डा, ये भी तो लिखा जा सकता है ना, क्योंकि जानते हैं हम लोग न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, ठीक है। अगर यहां से हम लैम्डा निकालते हैं, है ना, लैम्डा अगर हम निकालते हैं सपोज करो, तो क्या हो जाएगा, एच सी बाय ई होगा कि नहीं होगा, सोचो। एच भी हमारा कांस्टेंट है एंड सी भी कांस्टेंट है ना। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोनों तो कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब हो गया कि लैम्डा और एनर्जी जो होगा वो इनवर्सली रिलेटेड होगा, मतलब जिस रेडिएशन का एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है, जबकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड है, यानी जिस रेडिएशन का वेवलेंथ अधिक होगा वो लेस एनर्जेटिक रेडिएशन होगा, और जिस रेडिएशन का वेवलेंथ कम होगा मोर एनर्जेटिक होगा। तो जिस रेडिएशन का वेवलेंथ कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा, उसका एनर्जी अधिक होगा,
ठीक है, और जिस रेडिएशन का वेवलेंथ अधिक होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, एनर्जी कम होगा, है ना। अब ये बात समझ में, तो ये जो हम फॉर्मूला लिखते हैं E = h न्यू, ये एक्चुअली क्या है मालूम है? एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। E = h न्यू अगर फॉर्मूला हम लगाते हैं, इससे एक पैकेट का एनर्जी निकलेगा, सिंगल पैकेट का, ठीक है। तो क्या किसी बॉडी से अगर मान लो कि हम 100 वाट का बल्ब लेते हैं, उसे अगर हम 1 सेकेंड के लिए ऑन करेंगे तो क्या उससे एक ही पार्टिकल निकलेगा फोटोन का? नहीं। तो कोई भी बॉडी कितना पार्टिकल इमिट करेगा, टोटल एनर्जी कितना वो लॉस कर रहा है या टोटल एनर्जी कितना गेन कर रहा है, कैसे निकालेंगे? तो सपोज करो कि अगर हमें एक पैकेट का एनर्जी पता है और किसी बॉडी से अगर मान लो कि 100 पैकेट्स या 1000 पैकेट्स इमिट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितना इमिट हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक पैकेट के एनर्जी से, तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? समझो। तो हम नेक्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted or absorbed, है ना। The total amount of energy emitted or absorbed will be some whole number quanta, whole number quanta, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर हम टोटल एनर्जी इमिटेड या एब्जॉर्ब निकाले, जितना इमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा। पहले ही बात को समझा चुके हैं कि अगर मान लो कि हम यहाँ से अगर एनर्जी का पैकेट कहीं दे रहे हैं और एक पैकेट का एनर्जी 5 जूल है, मान लो एक पैकेट की एनर्जी 5 जूल है, तो अगर सपोज करो कि मैंने किसी को अगर 2 पैकेट दिया तो अंडरस्टूड है उसने 2 पैकेट लिया, अगर हम 20 पैकेट देंगे तो 20 पैकेट लेगा, 100 पैकेट देंगे तो 100 पैकेट लेगा, मतलब इमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो अब सपोज करो कि एक पैकेट का एनर्जी सपोज करिए कि 5 जूल है और मैंने किसी को, है ना, 100 पैकेट्स डोनेट कर दिया है, 100 पैकेट्स दे दिया, तो अब बताइए कितना एनर्जी मैंने रिलीज किया? तो एक पैकेट का 5 जूल है, टोटल 100 पैकेट मैंने दिया है तो 500 जूल हो गया। तो अगर हम 500 जूल इमिट कर रहे हैं तो दूसरा बॉडी जो है कितना एब्जॉर्ब कर रहा होगा? उतना ही ना जितना हम इमिट कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, खुद से प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, ठीक है। तो ई टोटल क्या हो जाएगा? एक पैकेट का एनर्जी है h न्यू, नंबर ऑफ फोटोन्स मान लो है n, किसी किसी बुक में कैपिटल N भी लिख देता है, यहां पर हम उसको भी यहां नोट कर दे रहे हैं, n × h न्यू, ठीक है। कहीं किसी बुक में स्मॉल n लिख देता है, किसी बुक में कैपिटल N लिख देता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ क्वांटा। यहाँ n या n क्या है? नंबर ऑफ क्वांटा, है ना। तो एक क्वांटम का एनर्जी हमें पता है h न्यू, और अगर कोई बॉडी 100 पैकेट्स या 1000 पैकेट्स या 1 लाख पैकेट्स इमिट करता है, तो सीधी सी बात है एक पैकेट को हम उस नंबर ऑफ फोटोन्स या क्वांटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना पैकेट इमिट या एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो टोटल एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब निकल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलो यहां तक आपका ये बात हो गई। अब एक चीज जानकारी के लिए समझ लो कि एक मोल एवोगैड्रो नंबर उतने क्वांटम का एनर्जी 1 आइंस्टीन कहलाता है ना। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल कहने का मतलब 6.022 × 10⁻23, जिसे हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन तो हम लोग 1 आइंस्टीन बोलते हैं, है ना। आइंस्टीन का नाम तो सुने होंगे आप लोग, साइंटिस्ट है, बहुत फेमस साइंटिस्ट हमारे फिजिक्स के, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी बोलते हैं इसे हम लोग, है ना। यानी कहने का मतलब कि हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि 1 आइंस्टीन
1 आइंस्टीन क्या हो जाएगा बोलो, एवोगैड्रो नंबर इनटू एच न्यू, है ना। एक क्वांटम का एनर्जी एच न्यू, एवोगैड्रो नंबर क्वांटम का एनर्जी क्या करेंगे, एक क्वांटम की एनर्जी को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टोटल एनर्जी आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा 1 आइंस्टीन। ये एक नया इंफॉर्मेशन था आपके लिए, बहुत कम जगहों पर ये सब चीज का चर्चा रहता है, बहुत सारे आपके लेवल के बुक में देखिएगा इन सब बातों को नहीं लिखता है, ये लिखता है, ये सब बताता है, ये एक नया इंफॉर्मेशन है, आप इसे नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलो ये हो गया हमारा यहाँ पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फिनिश्ड। अब यहाँ पर हम लोग जो फोटोन चर्चा की, अभी फोटोन की बात कर रहे हैं। इस फोटोन का मतलब आप समझिए पार्टिकल ऑफ लाइट। फोटोन का मतलब क्या, लाइट। फोनोन का मतलब हीट, है ना। फोटोन का मतलब क्या समझेंगे, लाइट। तो अभी हम लोग फोटोन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मीन्स लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। और लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, लाइट चैप्टर में, फिजिक्स में, ठीक है। तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हम लोग उसके बारे में भी कलेक्ट करेंगे कि जो फोटोन यानी क्वांटम इमिट हो रहा है किसी लाइट के सोर्स से, तो उस लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। तो उस लाइट या फोटोन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग अभी स्टडी करेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग 10th में शायद फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। बहुत सारी नई जानकारियां भी यहाँ पर मिल सकती है जो आप नहीं पढ़े होंगे, तो वही पढ़ेंगे और हम लोग फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर फोटोन्स जो अभी स्टडी किए हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम। और लाइट के केस में उसी क्वांटम को क्या कहा जाता है, फोटोन, ठीक है। तो प्लैंक्स ने क्या बताया कि किसी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है, जबकि मैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है कि किसी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन कंटिन्यूअसली निकलता है, पैकेट्स के फॉर्म में नहीं, बल्कि एक लाइन निकल गया एनर्जी का, हो गया। वो भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी रेडिएशन के वेव नेचर को दर्शा रहा है। प्लैंक्स क्या कहता है कि रेडिएशन जो निकलता है किसी भी सोर्स से, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है, और उस पैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटम। लाइट के केस में उस क्वांटम को क्या नाम दिया गया, फोटोन। तो फोटोन कहिए या लाइट कहिए। तो लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग 10th में भी स्टडी किया आप लोगों ने, है ना। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर मैंने पूरा लिखा है, देख रहे हैं पूरा बोर्ड भरा हुआ है ना। हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझा देते हैं, आप इसे कॉपी पर नोट कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो हो सके तो, ठीक है। आइए देखिए समझते हैं इसको हम लोग। सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स विच ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यानी जो सोर्स है लाइट का, जो भी लाइट का सोर्स होगा, या बल्ब हो या सनलाइट हो, या हम कैंडल को जला देते हैं, है ना, या CFL हो, LED हो, कोई भी बल्ब हो, कोई भी एनर्जी का सोर्स हो, है ना, जहां से लाइट इमिट होता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, यानी कोई भी लाइट जो है रेडिएशन जो इमिट करता है वो फोटोन्स के फॉर्म में, जिसका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होता है। बहुत आसान सा पॉइंट है, आसानी से समझ गए आपने। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा मैंने, ऑल द फोटोन्स इन वैक्यूम ट्रेवल विद स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत आप लोग छोटे बच्चे थे उस समय से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोन यानी लाइट का स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। बट देयर स्पीड इज चेंज्ड इन डिफरेंट मीडियम। ये भी हम जानते हैं कि जब लाइट वैक्यूम में उसका इतना स्पीड है, लेकिन अगर वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड बदल जाता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। ये एकदम ध्यान में रखो। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या, कि पर सेकेंड किसी पॉइंट से निकलने वाली वेव्स की संख्या, पर सेकेंड जो इमिट होता है वेव्स रेडिएशन,
वो नहीं चेंज करेगा, बल्कि मीडियम से अगर चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है, तो उस रेडिएशन यानी फोटोन का स्पीड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट यही लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट पढ़िए, व्हेन फोटोन इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन्स सेम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फोटोन यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, तो उसका क्या चेंज करेगा, स्पीड और वेवलेंथ। कांस्टेंट क्या रहेगा उसका, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। एकदम इस चीज को दिमाग में, इस लाइन को याद कर लो कि कोई भी फोटोन यानी लाइट अगर वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है, शिफ्ट करता है, मूव करता है, तो उस स्थिति में उसका स्पीड चेंज करेगा और उसका वेवलेंथ चेंज करेगा। स्पीड और वेवलेंथ चेंज करेगा, जबकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चलो, व्हेन फोटोन इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन्स सेम। अब देख रहे हैं यहां पर एनर्जी उसका नहीं बदल रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन्स सेम, है ना। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, दो वर्ड को पढ़ो, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन्स सेम। ये तो बता रहे थे अभी ना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, एनर्जी नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज। अंडरलाइन कर दिए ताकि साफ साफ पता चले क्या बदलना है क्या नहीं बदलना है। क्लियर है। अब देखो, फोटोन जो है, आप समझ रहे हैं कि लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या उसका कोई वजन होगा, क्या उसका मास आप सोच पा रहे हैं। एक्सट्रीमली, मतलब अनएक्सपेक्टेड को टेंड्स टू जीरो, नेग्लिजिबल मास। ठीक है, तो जब ये फोटोन, जैसे मान लो लाइट निकल रहा है किसी सोर्स से, जब वो रेस्ट में होगा, मतलब नहीं निकल रहा, तो उसका मास हम लोग जीरो लेंगे। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज टेकन एज जीरो। बात समझ में आ गई। फोटोन का रेस्ट मास मीन्स क्या, जब फोटोन इमिट ही नहीं हुआ तो इमेजिनरी चीज हो गया एक तरह समझो, तो उसके मास को हम लोग क्या लेते हैं, जीरो मानते हैं। ठीक है, तो लिख दिए हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज टेकन एज जीरो। ठीक है, मास पोजेस्ड बाय फोटोन इज ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट मास कहने का मतलब जब फोटोन इमिट नहीं हो रहा है तो उसके मास को हम जीरो एज्यूम करते हैं। लेकिन अगर फोटोन किसी बॉडी से, किसी लाइट के सोर्स से अगर निकल रहा है फोटोन, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा जो उसके काइनेटिक एनर्जी के कारण होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होता है, K = ½ mv², है ना। K = ½ mv²। चलो नहीं दिख रहा आप लोग को, यहां लिख देता हूं नीचे। जो K होता है क्या होता है, ½ mv²। ठीक है, तो अब यहां पर देख रहे हैं मास यूज हो रहा है, वेलोसिटी तो होगा, वेलोसिटी तो उस फोटोन का कुछ ना कुछ तो होगा ही, लाइट का स्पीड। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी अगर हमें पता हो तो उसका हम मास भी तो निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आई बात, सोचो, खुद से सोचो यहां भाई, ये Ke है, Ke = ये दिया हुआ है ना। अगर हमको उस फोटोन का काइनेटिक एनर्जी पता हो, उसका हमें स्पीड पता है, v पता है, चूंकि लाइट है तो लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा वो, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमें पता हो, वेलोसिटी अगर उस फोटोन का पता हो, तो क्या वहां से मास नहीं निकाल लेंगे। बिल्कुल उसका मास कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या मतलब निकला, काइनेटिक एनर्जी नोन हो, वेलोसिटी नोन हो, तो m उसका फाइंड किया जा सकता है। यानी फोटोन का जो मास होगा ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर उस फोटोन में काइनेटिक एनर्जी है तो उसका मास भी होगा। लेकिन रेस्ट में अगर रहेगा तो मास उसका जीरो हम लोग लेते हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो। लेकिन अगर फोटोन के मास को हम अगर मानते हैं कुछ, तो ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, मोशन में रहेगा तो ही उसका मास होगा, रेस्ट में रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, चूंकि फोटोन है, नेकेड आई से तो दिखने से रहा, तो सोच सकते हैं कि कितना स्मॉल पार्टिकल होगा ये, और उसका मास कितना न्यूनतम हो सकता है। सोचो, एकदम एक्सट्रीमली, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग 9.11 × 10⁻³ kg लेते हैं।
फोटोन का उससे भी कई टाइम्स छोटा होगा। तो लगभग नेग्लिजिबल हम लोग मान लेते हैं, रेस्ट मास 0 मानते हैं और काइनेटिक एनर्जी के कारण जो मास होगा लगभग नेग्लिजिबल ही रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब समझो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट है, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन्स कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब फोटोन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेटअप किया जाए फोटोन पर तो किसी प्रकार का कोई भी डेविएशन वो नहीं दर्शाएगा। चार्ज रहेगा तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर असर पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा। चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये ध्यान रखना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ फोटोन का कि फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है ना, डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, आ रही बात समझ में। और सबसे लास्ट पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो समझो कि फोटोन्स जो है ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म में, लेकिन एब्जॉर्ब या इमिट होता है पार्टिकल के फॉर्म में। ठीक है, फोटोन्स ट्रेवल एज वेव बट एब्जॉर्ब्ड एज पार्टिकल। फिर से इस लाइन को सुनो, फोटोन्स ट्रेवल एज वेव बट एब्जॉर्ब्ड एज पार्टिकल। ठीक है, यानी वो वेव की तरह ट्रेवल करता है लेकिन जब एब्जॉर्ब या इमिट होगा तो पार्टिकल की तरह होगा। क्लियर है। अब समझो एनर्जी का एक यूनिट हम लोग पढ़े हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या है, एनर्जी का एक यूनिट है। अब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कहते किसे हैं, ठीक है, तो समझो बहुत आसान चीज है। उसी को मैंने सबसे लास्ट में नीचे लिख रखा है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है फोटोन का। यहां देखो मैंने स्टार करके लिखा है, यहाँ नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है जो फोटोन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नीचे एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे हैं जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना। तो समझो कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जो चार्ज्ड है, ठीक है, वो रेस्ट में है, मान लेते हैं रेस्ट में है। ठीक है, अब उस रेस्ट में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको हमको एक्सेलरेट करने के लिए हमने उस पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया। 1 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में है, ठीक है, उसको एक्सेलरेट करने के लिए मैंने उस इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो गया। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में है उसको एक्सेलरेट करने के लिए 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन किया होगा, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन किया, चूंकि एनर्जी गेन किया तब तो वो एक्सेलरेट हुआ ना, तो उसी गेन्ड एनर्जी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट पूरे कर ले लो, थोड़ा सा इसको हम और इलेबोरेट कर देते हैं। तो बच्चों नीचे वाले चीज को हम थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, देखो ये है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसका चार्ज क्या होता है पता है, चार्ज को हम E से दर्शाते हैं जिसका वैल्यू 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन पर यहां पर पोटेंशियल अप्लाई किया गया है ना, पोटेंशियल अप्लाइड है ना ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किए जिससे ये इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड हो गया। अब इसको हम बोलेंगे एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन। एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये रेस्ट में था, ये रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किए जिससे ये एक्सिलरेट हो गया है ना। अब इसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा मालूम है, नहीं मालूम, समझो। अगर इसकी एनर्जी को हम जूल में निकालते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है इनटू पोटेंशियल अप्लाइड, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल अप्लाइड। ठीक है, और ये बात समझ में।
तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज को अगर हम लोग उसके पोटेंशियल से अप्लाइड कर दें, पोटेंशियल से अप्लाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाता है, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। अब देखो चार्ज कितना है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अब पोटेंशियल कितना का अप्लाई किए हैं 1 वोल्ट का, ठीक है, तो इतना कूलम इंटू वोल्ट लिखेंगे हम लोग, इतना क्या लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, या इसी को हम लिख सकते हैं इतना जूल, ठीक है। और ये बात समझ में यहां पर बहुत आसान सा चीज है, देखो कुछ नहीं है इसमें। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया चार्ज है ना, ये हो गया इसका पोटेंशियल। चार्ज को हम लोग ई से दर्शाते हैं, अब V हो गया पोटेंशियल, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो इतना चार्ज 1 वोल्ट अप्लाई किए हैं, यही हम 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 जूल इक्वल टू क्या होता है 1 कूलम इंटू वोल्ट, 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट 1 जूल कहलाता है, ठीक है, 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट जूल कहलाता है। तो इतना कूलम इंटू वोल्ट इतना जूल कहलाएगा। अब इतने ही जूल को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे जाओ 5 मिनट, एक बार इसको फिर से सुन लो क्या कहा मैंने, एक बार फिर से इसको सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं जो नहीं समझ में आएगा, बहुत आसान चीज था। क्या बताया, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इसका चार्ज कुछ ना कुछ होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करना है तो हमने इस पर V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, 1 वोल्ट का, जो वोल्ट अप्लाई किया गया 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट अप्लाई करने से ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड हुआ तो कुछ तो एनर्जी गेन किया होगा। इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी कितना गेन किया गया मालूम है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है इंटू कितना वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया हमने। अगर मान लो यहाँ 5 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, इतना इंटू 5 करना होगा हमें, चार्ज इंटू 5 वोल्ट, ठीक है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा भाई, है कि नहीं। ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नहीं बदलेगा, लेकिन वोल्ट अगर हम 5 कर दे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा वो, तो इतना इंटू 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, ठीक है। 1 वोल्ट अप्लाई किए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन किए। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो रेस्ट में है, उसको एक्सीलरेट करने के लिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। 1 वोल्ट के पोटेंशियल अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी गेन किया गया, ठीक है, उसी एनर्जी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। क्लियर है? दैट्स इट। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये तो ऑलरेडी आपके कॉपी में नोटेड होगा, स्क्रीनशॉट इसका आपने ले रखा है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा यहाँ पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कंप्लीटली अच्छे ढंग से फिनिश्ड हो चुका है। देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ना जनरली मैक्सिमम बुक में क्या है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया है, इसके पीछे जो बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स से पीछे वहीं तक जनरली बुक्स में दिए रहते हैं, हमें उतना ही जानना भी है। यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखा, आपको समझाया एक एक करके। ये सब लाइट का ही प्रॉपर्टी है, लाइट का प्रॉपर्टीज था, जो आप शायद संभवतः इसमें से बहुत सारी बातों को 10th में सीखे होंगे लाइट चैप्टर में। बहुत सारी बातें ऐसे भी हो सकती है जो आपने यहाँ पर सीखा होगा पहली बार, नया आपके लिए होगा बहुत सारी चीज़, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी उसका नहीं बदलता है, स्पीड और वेवलेंथ चेंज कर जाता है। रेस्ट मास फोटोन का 0 मानते हैं, अगर फोटोन के मास को हम कुछ मानते हैं तो ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्लियर है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ गए, उसके रिलेशन को आपने समझा पूरे वीडियो के दरमियान। इस प्रकार यहाँ पर आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फिनिश्ड होता है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और तीसरी बात, ये ध्यान में बैठा लो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो अभी हम 11th में पढ़ाई कर रहे हैं इस चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, रदरफोर्ड मॉडल हो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हो, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, या बोर्स मॉडल ऑफ एटम हो, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हो, हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट हो, इन सारे चीज़ों को हम लोग 12th में भी फिजिक्स में स्टडी करेंगे। 12th में फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स, वहाँ यही सब चीज़ फिर निकल कर आएगा। तो अगर आप 11th में केमिस्ट्री में सीरियसली चीज़ को पढ़ाई कर लेते हैं तो 12th में फिजिक्स, आपका मॉडर्न फिजिक्स जो एक ब्रांच है हमारे फिजिक्स का 12th के सिलेबस में, वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तब तक बच्चों इस वीडियो को अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो पीछे पॉज करके फिर से एक बार सुनिए, देखिए, और अच्छे ढंग से इसको नोट्स बना कर रखिए। सभी को कॉपी में नोट कर लेना है, पेन लेकर बैठा कीजिए। जो डीपीपी आपको दिया जाएगा उस डीपीपी को भी नोट करना है, डीपीपी को भी घर पर सॉल्व करना है। तो जो भी डीपीपी तैयार हैं टॉपिक वाइज, जहाँ न्यूमेरिकल आएगा, इससे भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा करना, आईआईटी क्रैक करना, मेडिकल क्रैक करना, तो सबसे पहले अपने ब्रेन को ट्रेंड करो। सारा गेम यहीं से तैयार होता है। ये अगर आपका साथ दे रहा है, यहाँ मुझे मेडिकल करना चाहिए, मुझे आईआईटी करना है, क्योंकि यहीं पर अगर आप हिम्मत हार चुके रहेंगे, ब्रेन ही आपका रिस्पॉन्स नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर तो आगे का सारा काम खत्म हो जाएगा। इसको सबसे पहले तैयार करो, अपने टारगेट को फिक्स करो, ब्रेन को उसके हिसाब से हमेशा तैयार रखो कि जो भी पढ़ाया जा रहा है अप टू डेट रहेंगे। ऐसा नहीं हो कि आज हम पढ़ा रहे हैं 10 दिन के बाद आप फिर देख रहे हैं उसको। जिस दिन जो वीडियो आपको मिले, ठीक है, उस दिन उसको नोट्स बना करके तैयार होकर रख लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि पर डे आपको फिर वीडियो मिलना शुरू हो रहा है। ठीक है, इसलिए डू वर्क हार्ड, खूब जम के काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो फिर आईआईटी, मेडिकल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, छोटा से छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। ठीक, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, therefore do work hard. Thank you. Okay, have a great day.